हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हो सब बहुत अच्छे हैं, तेरे चल रही होगी। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को इंडेस 103 के आईसीआई के स्टडी मटेरियल के टीवाई के कवर कराऊंगा। आईसीआई ने टोटल 13 टीवाई के दे रखे हैं। 13 नंबर जो आपका टीवाई के है इंडेस 103 का, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। तो बाकी 12 टीवाई के मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। देखिए, इंडेस 103 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग इंडेस है। मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी बात और, ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक जी सर, आइए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, जिस डेट पे पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर करती है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जिस डेट पे एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर करती है, उसे हम डेट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। जो कंपनी कंट्रोल एक्वायर करती है उसे पेरेंट कंपनी बोलते हैं, एक्वायरर कंपनी बोलते हैं। और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर किया जाता साहब, उसे हम एक्वायरी कंपनी बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। ठीक, डेट ऑफ एक्विजिशन में हमें बेसिकली क्या करना होता है, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करना होता है। ठीक, अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साहब, पीसी पेड का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब पीसी के अंदर क्या क्या आएगा सर, पीसी के अंदर आएगा आपका जो भी पेरेंट कंपनी ने, एक्वायरर कंपनी ने क्या किया है, शेयर कैपिटल इशू किए, हम उसकी फेयर वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें एंट्री पास करनी है तो फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम का बाइफरकेशन जरूर ध्यान रखें। ठीक, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ पीसी में क्या आएगा आपका, जो भी पेरेंट कंपनी ने, एक्वायरर कंपनी ने क्या किया है, शेयर कैपिटल इशू किए, उसकी फेयर वैल्यू। ठीक है, प्लस अगर एक्वायरर कंपनी ने सर कोई और सिक्योरिटी इशू की है, उसकी फेयर वैल्यू। ठीक है सर, एक्वायरर कंपनी ने अगर कोई कैश पे किया उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्वायरर कंपनी ने अगर कोई और असेट दी है साहब पीसी के वे में, ठीक है, तो सर उस असेट की फेयर वैल्यू आएगी। ठीक है सर, अगर मान लो कोई भी पेरेंट कंपनी ने पेमेंटें की हैं साहब, ठीक है, अब वो पेमेंट फ्यूचर में की है, तो सर वो दो तरह की हो सकती है, एक आपका कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन हो सकता है, एक आपका सर डेफर्ड पेमेंट हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड पेमेंट एंड कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। देखिए सर, फ्यूचर में पेमेंट होगी, अमाउंट फिक्स है, प्लीज मेरी वर्डिंग ध्यान सुनना, फ्यूचर में पेमेंट होगी, अमाउंट उसका फिक्स है। ठीक, उसको हम बोलेंगे डेफर्ड पेमेंट। जैसे मैं बोलता हूं साहब कि मैं आपका बिजनेस एक्वायर करूंगा और 3 साल के बाद मैं आपको 10 लाख पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। ठीक सर, कोई भी ऐसी पेमेंट जो फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, कोई भी ऐसी पेमेंट जो फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, सर उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, जैसे मान लो हमने टारगेट रखा, मतलब हमने क्या डिसाइड किया कि अगर अगले 3 साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाता है, ठीक है, तो जितना प्रॉफिट सर आपका डबल से ऊपर जाएगा उसके 70% के बराबर पेमेंट की जाएगी। ठीक है, ये कोई और कंडीशन रख दी। ठीक, डेफर्ड पेमेंट भी फ्यूचर में होती है और आपका कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन भी फ्यूचर में जाता है। बस फर्क क्या है कि डेफर्ड पेमेंट में अमाउंट पहले से फिक्स होता है और कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन सर डिपेंड करता है फ्यूचर के इवेंट के ऊपर। ठीक सर, डेफर्ड पेमेंट की हमेशा प्रेजेंट वैल्यू आती है, लेकिन कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की हमेशा सर क्या आती है, फेयर वैल्यू आती है। सर एक बार फिर से बोल दो, डेफर्ड पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आएगी और कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की सर फेयर वैल्यू आएगी। ठीक, चलिए, अगर सर मान लो आपने एज ए पेरेंट कंपनी या एज ए एक्वायरर कंपनी क्या किया है, सर एक्वायरी कंपनी के जो एसबीपी हैं, ठीक, जो एसबीपी है उसके बदले में अगर आपने अपने एसबीपी अवार्ड किए हैं, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सर हम उसकी एक वैल्यू निकालते हैं और जो वैल्यू है सर वो भी पीसी का पार्ट मानी जाती है। ठीक सर, पीसी के अंदर सर कभी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या पीसी का अमाउंट है, देखिए कोई भी ऐसी पेमेंट जो एक्वायरी के बेनिफिट के लिए दी जाती है वो हमेशा पीसी का पार्ट होती है। ठीक, कोई भी ऐसी पेमेंट जो एक्वायरर अपने बेनिफिट के लिए या सर कंबाइंड बेनिफिट के लिए अगर पेमेंट करता है तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो पेरेंट कंपनी ने, एक्वायरर कंपनी ने क्या किया, एक्वायरी कंपनी के एम्प्लॉय को बोला कि आप हमारे साथ आइए, अगले 3 साल तक काम कीजिए, हम आपको ये पेमेंट करेंगे। अब वो एम्प्लॉय आएंगे और हमारे यहाँ पे काम करेंगे, उन्हें सिर्फ बदले में पैसे मिलेंगे, तो इसमें बेनिफिट किसका, एक्वायरर का। ठीक है, ना कि एक्वायरी कंपनी या उसके शेयर होल्डर का। ठीक, एक बात और सर, अगर मान लो कोई भी ऐसी कॉस्ट इनकर्ड होती है जो आपकी बिजनेस एक्विजिशन की कॉस्ट है, तो हम उसे भी सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। ठीक, उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, कभी कभी क्या होता है, हम ना शेयर अलग अलग डेट पे एक्वायर करते हैं, उस केस में सर जिस डेट पे कंट्रोल आएगा सर उस डेट पे हमें क्या करना पड़ेगा सर, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब उस डेट पे सर क्या होगा, जो हमने पीसी का अमाउंट पे किया वो आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। और अगर हमारे पास पहले से
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन में क्या होता है, हमारे पास ना पहले से इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर, हम उसे क्या करेंगे सर, फेयर वैल्यू पे कंसीडर करेंगे, ठीक। अब जो भी सर फेयर वैल्यू में और जो कैरिंग अमाउंट है उसमें डिफरेंस आएगा, उसका डिफरेंस का ट्रीटमेंट सर हम करेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो वो डिफरेंस सर इधर आपका ओसीआई में जा सकता है या पीएनएल अकाउंट के अंदर जा सकता है, ठीक। एक दो प्यारी प्यारी बातें और सर, जब आप गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करेंगे तो एनसीआई को कैसे कंसीडर करेंगे। देखिए, हम या तो फुल गुडविल कैलकुलेट करते हैं या प्रोपोर्शनेट गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक। या तो फुल गुडविल या प्रोपोर्शनेट गुडविल, ठीक। देखिए, अगर हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंसीडर करेंगे तो सर फुल गुडविल आएगी, और अगर हम एनसीआई को सर सब्सिडरी कंपनी की, एक्वायरी कंपनी की जो आइडेंटिफिएबल नेट असेट है उसकी फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शनेट बेस पर हम एनसीआई को कंसीडर करते हैं तो इसे हम पार्शियल गुडविल बोलते हैं, ठीक। एक बात और सर, आपके पास दोनों चॉइस है, आप चाहो तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे ले सकते हैं, एनसीआई को सर प्रोपोर्शनेट बेस पे ले सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पीसी पे, ठीक है। अगर ऑलरेडी अपने पास इन्वेस्टमेंट थी तो उसकी फेयर वैल्यू बिल्कुल ठीक है, प्लस क्या आएगा सर, प्लस आएगा आपका एनसीआई आइदर एट फेयर वैल्यू और सर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ठीक। अब हम इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे सर, जो आइडेंटिफिएबल नेट असेट की फेयर वैल्यू उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। डिफरेंस सर आपका गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा, ठीक। गेन ऑन बार्गेन परचेज सर आपका कैपिटल रेजो में जाएगा आइदर थ्रू ओसीआई और सर आपका डायरेक्ट अदर इक्विटी के थ्रू जा सकता है, ठीक। चलिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की हैं। मैं एक बात फिर से बोलूंगा, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन और डेफर्ड पेमेंट का ध्यान रखें, दोनों पेमेंट फ्यूचर में होनी होती है। डेफर्ड पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू आती है, पहचान क्या है सर, अमाउंट फिक्स होता है। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन सर फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम फेयर वैल्यू पे कंसिडर करते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक। चलिए, ये मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बता दी हैं। अब हम एक काम और करेंगे, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा। आई नो कि आप उस टाइम में क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस टाइम के दौरान आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे जल्दी से। देखिए क्या लिखते हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी आर इन पावर बिजनेस। कंपनी ए होल्ड 25% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी बी। अब सर ये स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि कंपनी ए के पास पहले से 1% ऑफ होल्डिंग है, ठीक है। अगर 25% ऑफ होल्डिंग है तो प्राइमा फेसी हम लोग क्या मान के चलेंगे कि उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, ठीक। चलिए, ऑन 1 November company A obtained control of company B when it acquired a further 65% of the company B's share, thereby resulting in a total holding of 90%, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, अभी 65% शेयर और एक्वायर कर लिए और जो टोटल होल्डिंग वो 90% हो गई है, ठीक है। चलिए, 25% शेयर पहले से, 65% शेयर और एक्वायर कर लिए। द एक्विजिशन हैड द फॉलोइंग फीचर। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये हेडिंग बने नहीं आएंगे कि ये कंसिडरेशन है, इसलिए मैं पहले ना ये हटा देता हूं, ठीक है। सर काश एग्जाम में ऐसा आ जाए, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि ये सब लिखा आएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इसलिए मैं पहले इन सबको हटा देता हूं, ठीक। चलिए, देखिए क्या लिखता है, कंपनी ए ट्रांसफर कैश ऑफ ₹59 लाख। अब मैं पहले क्या करूंगा, 65% की जो मैंने अभी एक्विजिशन की है शेयर की, ठीक, उसके पीसी का अमाउंट निकालूंगा। अब उसने कहा साहब एक तो हम क्या करेंगे, कैश पे करेंगे, कितने से, 59 लाख से, ठीक है। तो पीसी के अंदर एक तो कैश आ गया, ठीक है। एंड इशू 1 लाख शेयर ऑन 1 November। एक बात का ध्यान रखना, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर करती है, ठीक है, और बदले में अपने शेयर इशू करती है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है हु इज द एक्वायरर। समटाइम्स सर क्या होता है, रिवर्स एक्विजिशन का केस बन जाता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सर क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया अभी तक कि ए कंपनी के पास खुद के कितने शेयर हैं। भाई जैसे मान लो क्या हुआ, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये बी के शेयर होल्डर हैं। हमने बी के शेयर होल्डर से क्या किया सर, शेयर एक्वायर किया और बदले में अपने शेयर इशू कर दिए और पता लगा सर इन शेयर होल्डर के पास क्या हो गया, एक के ऊपर कंट्रोल आ गया। तो सर ये क्या बन जाएगा फिर उस केस में, आपका एक्वायर करने वाला कौन है, ए बी को, ठीक है। लेकिन पता लगा इन शेयर होल्डर किसके ऊपर कंट्रोल आ गया, ए के ऊपर कंट्रोल आ गया। तो सर फिर हम सब्सटेंशियली ये मान के चलते हैं कि बी ने इसको क्या किया, एक्वायर किया, और इसको हम बोलते सर रिवर्स एक्विजिशन का केस, ठीक। चलिए, कंपनी ए ने क्या किया, 59 लाख सर आपके कैश में पेमेंट कर दी और इशू कर दिया 1 लाख शेयर ऑन 1 November। द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी ए शेयर सर ऑन द डेट ऑफ इशू इज ₹10 पर शेयर।
अब यहाँ पे सर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ए के टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर, तो हम लोग प्राइमा फेसी यही मान के चलेंगे कि ए इज द एक्वायरर। ठीक, चलिए 10 लाख। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अगर मान लो जो एक्वायरर कंपनी आपको दिख रही है, लीगली एक्वायरर है जो, ठीक है, लीगल एक्वायरर है, अगर उसके नंबर ऑफ शेयर दे दिए और उसके बाद सर एक्विजिशन के बाद सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हमें चेक करनी है, ठीक है, कि कहीं रिवर्स एक्विजिशन का केस तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Company A agreed to pay additional consideration of 7 lakh if the cumulative profit of the company B exceeds rupees 70 lakh over the next 2 year। ये देखिए सर, फ्यूचर के एक इवेंट के ऊपर सर क्या है, कंसिडरेशन डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन बन जाएगा और इसको हम फेयर वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। ठीक सर, कंपनी ए एग्री होती है कि वो एडिशनली क्या करेगी, 7 लाख पे कर देगी अगर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो कंपनी के हैं वो 70 लाख क्रॉस कर जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, एट द एक्विजिशन डेट इट इज नॉट कंसिडर्ड प्रोबेबल दैट द एक्स्ट्रा कंसिडरेशन विल बी पेड। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड टू बी 3 लाख। देखिए सर, हमारे लिए ये बात काम की आ गई कि हमें पीसी में क्या करना, फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन कंसिडर करना जो कि 3 लाख है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक सर, सब्सिक्वेंट अगर इसमें कोई चेंज आता है तो इसका इंपैक्ट कैसे लेंगे, देखिए हमें सबसे पहले ना कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को आइडेंटिफाई करना होता है कि इक्विटी सेटलमेंट है या आपका लायबिलिटी सेटलमेंट है। अगर सर वो इक्विटी सेटलमेंट है तो उसके में हम लोग क्या करते हैं, फेयर वैल्यू चेंज को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, वो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं कि इक्विटी प्लस इक्विटी की डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक, लेकिन अगर लायबिलिटी सेटलमेंट है सर, उसके में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन में जो भी चेंज आएगा उसे सर हम क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, चलिए ये मैं पोस्ट एक्विजिशन की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक, कंपनी ए पे एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट 1 लाख। सर एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो कि पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी सर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कम से कम टाइम में आपको ना क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊं। ठीक, इसलिए मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ठीक है सर, द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई इज डिटरमाइंड टू बी ₹750 एट द एक्विजिशन डेट। ठीक है सर, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ले ली तो इसका मतलब क्या है कि फुल गुडविल आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, कंपनी ए इलेक्ट टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये तो अपना पीसी का अमाउंट आ गया। ठीक है सर, और अभी तक के हिसाब से ठीक है, एनसीआई का अमाउंट सर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कितने से, एनसीआई का अमाउंट सर ये है आपका 750। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कंपनी ए हैज ओन 25% ऑफ द शेयर इन कंपनी बी फॉर सेवरल ईयर। एट 1 November द इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन कंपनी ए consolidated balance sheet at ₹6 lakh accounted for using the equity method, the fair value is ₹20 lakh। सर देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आप इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं तो इसका मतलब सर क्या है, आपके लिए ये है एसोसिएट, और अगर एसोसिएट है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट और जो रीमेजरमेंट का डिफरेंस सर, मतलब यहाँ पे रीमेजरमेंट करेंगे, आप फेयर वैल्यू कंसीडर करेंगे, हाँ जी, उसका डिफरेंस सर पीएनएल अकाउंट में जाता है। ठीक, चलिए तो ये आपका आएगा 20 लाख से फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर, आगे द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी बी नेट आइडेंटिफाइबल असेट एट 1 November इज रुपीज आपका 60 लाख डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 103। ठीक है, डिटरमाइन द अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय कंपनी ए। ठीक, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, आपका कंपनी ए बन गई। ठीक है, फिर सर हम क्या करेंगे, सर पीसी पेड का अमाउंट जो कि आपका आ गया 59 लाख प्लस आपका 10 लाख प्लस आपका 3 लाख 72 लाख। ठीक, फिर प्रीवियसली जो हेल्ड इन्वेस्टमेंट है उसको हम फिर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 92 लाख आ गया, बिल्कुल ठीक है सर, और एनसीआई का अमाउंट ऐड कर देंगे, आपका 99,50,000 आ गया, और फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितने से, 60 लाख से, तो जो डिफरेंस आपका वो गुडविल आ जाएगा कितने से, 39,50,000 से। ये देखिए। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पढ़ेंगे जल्दी से क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 को पढ़ाने से पहले एक चीज और मैं आपको चेक करा देता हूं। देखिए सर, यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो उसने इक्विटी मेथड लगा रखा था। जी सर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, मैं आपको टिक करा देता हूं बस ना। इट मीन्स क्या है सर, आपका ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन गया था। जी सर, इंड AS 28 लग गया था, बिल्कुल सर।
तो जो डिफरेंस सर उस केस में 14 लाख का आपका पेनल अकाउंट में चला जाएगा। ये देखिए, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 2 अब मिलकर पढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर X1 एंटिटी ए इशू 2.5 शेयर इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। ठीक है, एंटिटी ए एंटिटी बी। ठीक, हालांकि यहाँ पे ना कुछ चीजें उसने लिख के दे रखी है, लेकिन ये सब चीजें हम नहीं रीड करें क्योंकि ये क्वेश्चन में लिख के थोड़ा आएंगे, ये तो हमें आइडेंटिफाई करना। ठीक जी सर, देखिए सर एंटिटी ए ने क्या किया, एंटिटी बी के शेयर एक्वायर किए हैं और अपना शेयर एक्वायर मतलब इशू कर दिया 2.5 शेयर। देखिए ऑन 31 दिसंबर X1 एंटिटी ए इशू 2.5 शेयर इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। ठीक है, एंटिटी बी के जो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके 60 हैं। ठीक है, ए ने क्या किया, बी के एक शेयर के बदले में अपने 2.5 शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो ए ने क्या किया 150 शेयर इशू कर दिए। ठीक है, टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक, ऑल ऑफ द एंटिटी बी शेयर होल्डर एक्सचेंज देयर शेयर इन एंटिटी बी। ठीक है, देयरफॉर एंटिटी ए इशू 150 ऑर्डिनरी शेयर इन एक्सचेंज फॉर ऑल 60 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। काफी मदद कर रहा है क्वेश्चन। ये लाइन आ भी सकती है ना भी आए, ठीक, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सर नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई ए लिमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी एट 31 दिसंबर X1 इज ₹40। ठीक है, द कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी ए ऑर्डिनरी शेयर एट दैट डेट इज ₹16। देखिए सर, कोटेड मार्केट प्राइस है ए के शेयर की, इसका मतलब सर ये क्या है, सर ये मोर रिलायबल फेयर वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, चलिए द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लायबिलिटी एट 31 दिसंबर X1 आर द सेम एज देयर कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे स्टूडेंट कहता है सर एक बात बताइए, मैंने कहा हाँ जी, किसने किसको एक्वायर किया, मैंने कहा ए ने बी को एक्वायर किया। लेकिन सर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये दे रहा है ए की आइडेंटिफाइबल एसेट के बारे में और लायबिलिटी के बारे में। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक, द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए identifiable asset and liability at 31st December X1 are the same as their carrying amount except that the fair value of entity A non-current asset at 31st December X1 is ₹1500। ठीक है सर, जो एंटिटी ए की नॉन करंट असेट है, ठीक है, उसकी फेयर वैल्यू सर अलग है, बाकी सर फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट सेम है। ठीक है जी सर, तो यहाँ पे सर जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है, नॉन करंट असेट ऑफ एंटिटी ए जो है वो 1500 से बताया है। ठीक है, आगे द बैलेंस शीट ऑफ ए एंटिटी ए एंड एंटिटी बी इमीडिएटली बिफोर द बिजनेस कॉम्बिनेशन आर। ये बैलेंस शीट दे दी। ठीक, एज्यूम दैट एंटिटी बी अर्निंग फॉर द एनुअल पीरियड एंडेड 31 मार्च X1। सर ये आपका अकाउंटिंग ईयर कब का दिया है, मतलब ये क्वेश्चन में ईयर कौन सा दिया सर, 31 दिसंबर X1 को आपको बैलेंस शीट दे दी। ठीक है, और क्वेश्चन लिखता था कि जो एंटिटी बी की अर्निंग थी लास्ट ईयर की वो 600 थी एंड द कंसोलिडेटेड अर्निंग फॉर द एनुअल पीरियड एंड 31 मार्च X2 इस ईयर की। देखिए सर, करंट ईयर जो आपका है ये आपका है 1 अप्रैल X1 से लेके 31 मार्च X2 तक। ठीक है, और जो एक्विजिशन हुआ वो 31 दिसंबर X1 को हुआ है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वो ₹800। ठीक है, एज्यूम ऑल्सो दैट देयर वाज नो चेंज इन द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशूड बाई एंटिटी बी ड्यूरिंग द एनुअल पीरियड ended 31st March X1 and during the period from 1st January X1 to the date of reverse acquisition on 31st December X1। इसने रिवर्स एक्विजिशन वर्ड यहाँ पे लिख दिया, बट एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये आपको वर्डिंग लिख के दे। ठीक, कैलकुलेट द फेयर वैल्यू द कंसिडरेशन ट्रांसफर मेजर गुडविल एंड प्रीपेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर X1। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई करेंगे एक्वायरर को। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए हमें ना पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई लीगल एक्वायरर टू द लीगल एक्वायरी। ठीक, लीगल एक्वायरर यहाँ पे कौन है सर, ए लिमिटेड है। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके 150 आ गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाई शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। देखिए ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड शेयर होल्डर ऑफ लिख देता हूं यहाँ पे। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर के पास कितने शेयर होंगे पोस्ट एक्विजिशन सर, 100 ही है। ठीक है, और ये शेयर ए कंपनी के होंगे, बिल्कुल ठीक है। बी लिमिटेड के शेयर होल्डर के पास सर ए लिमिटेड के कितने शेयर होंगे 150, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 250 हो गए। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करूं तो आपका 40% आ गया, आपका 60% आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए सर कंट्रोल किसके पास है सर, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर के पास कंट्रोल आ गया है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सब्सटेंशियल एक्वायरर है कौन है? बी लिमिटेड है। इसका मतलब पता क्या है? नाम चलेगा ए लिमिटेड का, लेकिन रियल में क्या हुआ सर? बी ने ए को एक्वायर कर लिया है। इसके लिए सर हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया? आइडेंटिफाई द एक्वायरर। हाँ जी सर। अकाउंटिंग के लिए सर हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, सर जो बी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो कौन है? सब्सटेंशियल एक्वायरर है, ठीक। और ए लिमिटेड कंपनी कौन सी है? सर ये आपकी लीगल एक्वायरर है। तो अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, हम ए लिमिटेड को बाहर बेच देंगे। सर कंपनी का नाम होगा पोस्ट एक्विजिशन ए लिमिटेड, ठीक है, लेकिन ए लिमिटेड की जो भी असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, हम उन सबको सर बुक से हटा देंगे बुक वैल्यू पे, ठीक। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा एंट्री में। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू सर हम लोग क्या करते हैं? डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल और अदर इक्विटी को, ठीक। चलिए ए लिमिटेड गायब। हाँ जी सर। फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद बी लिमिटेड को सर बुक्स में बैठा देते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। किसकी बुक्स में? ए लिमिटेड की बुक्स में, एट कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो सर ये बी लिमिटेड का सारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? सर अब बी ए को एक्वायर करेगा। अब बी ए को एक्वायर करेगा, ठीक है। अब बी जो ए को एक्वायर करेगा तो हमें एक पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि सब्सटेंशियल पीसी का अमाउंट होगा, जो कि सर आपका सब्सटेंशियल एक्वायरर सर लीगल एक्वायरर को पे करेगा। ये ऐसे बोल सकता हूं, सब्सटेंशियल एक्वायरर आपका लीगल एक्वायरर को पे करेगा, मतलब सब्सटेंशियल एक्वायरर लीगल एक्वायरर को पे करेगा। इसका मतलब क्या है साहब? सब्सटेंशियल जो एक्वायरर है वो सर सब्सटेंशियल एक्वायरी को पे करेगा। ए लिमिटेड कौन है? सब्सटेंशियल एक्वायरी यहाँ पे, ठीक। चलिए अब पीसी का अमाउंट कैसा निकलेगा? देखिए सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो एंटिटी ए है उसके शेयर की वैल्यू दे रखी 16, बिल्कुल ठीक है, और ए के पास नंबर ऑफ शेयर कितने? 100 है। तो सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो पीसी का जो अमाउंट आ गया 100 इंटू 1600 आ गया, ठीक। चलिए दूसरा सर एक वे और भी हो सकता है। कैसे? देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो कितने परसेंटेज ऑफ शेयर हैं पोस्ट एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड बाई ए लिमिटेड एज ए लीगल एक्वायरर? सर लीगल एक्वायरर के पास जो है वो 40% है और सब्सटेंशियल एक्वायरर के पास 60% है। अच्छा, बी के पहले से शेयर कितने हैं सर? 60, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 60 इंटू आपका 40, तो 40 शेयर और बी के शेयर की वैल्यू 40 है। अब इसमें सर मोर रिलायबल कौन सा माना जाएगा? सर ये कोटल प्राइस माना जाएगा। तो पीसी का अमाउंट सर 100 शेयर ए के और 1600 पीसी आ गई, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सर हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्वायरर। कौन एक्वायरर है? सर आपका बी है, ठीक है। उसके बाद सर हम क्या करेंगे? ए को बाहर भेजेंगे, बी को अंदर लेके आएंगे। अब बी ए को एक्वायर करेगा। जब बी ए को एक्वायर करेगा तो पीसी का अमाउंट कितना पे करेगा? सर 1600 पीसी का अमाउंट पे करेगा, ठीक है। साथ में सर अगर कोई एनसीआई होगी तो वो आ जाएगा। एनसीआई यहाँ पे है नहीं क्योंकि 100% शेयर एक्वायर है, ठीक है। सर अब क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब फेयर वैल्यू कितने से? देखिए सर करंट एसेट एट फेयर वैल्यू 500 है, ठीक है। मैं साथ साथ जोड़ लूँ? हाँ जी सर। 1500 सर आपका नॉन करंट एसेट की फेयर वैल्यू, बिल्कुल सर। और लाइबिलिटी की बात करें तो सर आपका करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी सर 700 से, तो 1300 सर क्या आ गया? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ ए लिमिटेड की फेयर वैल्यू आ गई। तो 300 से सर आपका क्या आ गया? गुडविल आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? सर अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। किसकी? ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बनेगी, बट ऐसे बनेगी जैसे बी ने ए को एक्वायर किया, जैसे बी ने ए को एक्वायर किया, ठीक। चलिए अगर बी ने ए को एक्वायर किया है तो सर सबसे पहले क्या आएगा? नॉन करंट एसेट। यहां लिख दूं मैं बैलेंस शीट बनवा देता हूं, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहां लिखते हैं नॉन करंट एसेट। सर 3000 है बी लिमिटेड की नॉन करंट एसेट, और ए लिमिटेड की नॉन करंट एसेट की फेयर वैल्यू 1500, 4500, ठीक है। गुडविल आ जाएगा सर आपका 300 से, बिल्कुल ठीक है। करंट एसेट सर आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ बी लिमिटेड 700 से, और इसकी फेयर वैल्यू सेम है तो 1200 से आपकी करंट एसेट आ गई 6000, ठीक। उसके बाद सर आपका आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आपका सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। कितने से आएगा सर? 600 प्लस 1600 जो पीसी का अमाउंट है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था और मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लीगल कैपिटल को डिस्क्लोज करते हैं, बाकी अमाउंट सर आपका अदर इक्विटी में आ जाता है, ठीक। लेकिन हमारी स्टडी मेट क्या करती है सर? हमारी स्टडी मेट ना रिवर्स एक्विजिशन के केस में जो सब्सटेंशियल एक्वायरर की कैपिटल है
उसमें सर जो पीसी का अमाउंट है एज इट इज ऐड करके इक्विटी में दिखा देती है, तो हम भी ऐसा ही फॉलो करेंगे, हम अलग नहीं जाएंगे, पता लगे सर हमने अलग से कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और मार्क्स कट के, ठीक। चलिए, तो लॉजिकली सर यहाँ पे इस अमाउंट का बाइफरकेशन होना चाहिए, मैंने आपको अलग अलग तरीके से बाइफरकेशन सिखा रखा, ठीक। लेकिन यहाँ पे सर हम सिर्फ उतनी बात करेंगे जितनी एग्जाम्पल रेलिवेंट है, तो 2200 सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक। आपका यहाँ पे देखेंगे सर तो रिटेन अर्निंग वगैरह कोई है नहीं, अगर होती, अच्छा है 2000 है तो वो आ जाएगा सर, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो इसका टोटल, एक मिनट, हाँ ये है रिटेन अर्निंग 1400 से, ठीक है सर। और आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं फिर से बोल देता हूँ इस बात को, अगर रिटेन अर्निंग होती तो वो आ जाती है रिटेन अर्निंग, तो हमने सर क्या किया 1400 यहाँ पे कंसिडर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सर नॉन करंट लाइबिलिटी 1100 प्लस सर जो हमने सब्सटेंशियली एक्वायरी कंपनी से सर लाइबिलिटी अपने पास आई होगी, तो 1500 आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम से, और करंट लाइबिलिटी सर आपका आ गया 900 से, ठीक है जी सर। हालांकि जब आप बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करेंगे सर, सब्सटेंशियल कैपिटल को कंसिडर करेंगे, ये मान के सर ये कैपिटल शुरू से है, ठीक है। तो वो सब आपको मैंने क्लास के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा, क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे एज सच, तो हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर नहीं कैलकुलेट करेंगे, ना तो कैलकुलेशन मांग रखी ना इंस्टीट्यूट ने दे रखी साहब, ठीक। चलिए, हालांकि मैंने क्लास में आपको अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन यहाँ पे करा रखी है, 6000 आ जाएगा बैलेंस शीट का टोटल, ये देखिए, और ये एक्सप्लेनेशन दे दी, द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विटी as issued equity interest in the consolidated financial statement 2200 is determined by adding the issued equity of the legal subsidiary immediately before the business combination, ठीक, and the fair value of the consideration effectively. However, the equity structure appearing in the consolidated financial statement, the number and type of the equity interest issued must reflect the equity structure of the लीगल पेरेंट, ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा रखा क्लास के अंदर, ठीक, इंक्लूडिंग द इक्विटी इंटरेस्ट इशूड बाय द लीगल पेरेंट टू इफेक्ट द कॉम्बिनेशन। और उसके बाद सर एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है जहां पे सर आपका लीगल कैपिटल और आपका सब्सटेंशियल कैपिटल को हम रिकंसाइल करके दिखाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन थर्ड। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हेडिंग जो ये लिख रखा है ना इन्होंने, ये हेडिंग नहीं आएगा एग्जाम में, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हेडिंग नहीं आएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड पढ़ेंगे। इंड AS 103 एक्वायरर को एक टाइम पीरियड देता है जिसको मेजरमेंट पीरियड बोलते हैं। क्या होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे अगर मान लो कोई असेट या लाइबिलिटी, डेट ऑफ एक्विजिशन पे अगर मान लो कोई असेट या लाइबिलिटी एक्वायरर ने प्रोविजनल बेस पर रिकॉर्ड की है, तो उसके अंदर से जो चेंज आएगा उसका इंपैक्ट कैसे लेना, उसके बारे में सर मेजरमेंट पीरियड दिया हुआ, और वो मैक्सिमम 1 ईयर तक होता है, ठीक। मैं आपको समराइज वे में यहाँ पे ना 3 अलग अलग केस कवर कराऊंगा। देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या हुआ सर, जो असेट और लाइबिलिटी थी एक्वायरी कंपनी की, हमने क्या किया एज ए एक्वायरर उन्हें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब उनमें चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा क्योंकि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रखी, ठीक। तो जो भी चेंज आएगा उसका इंपैक्ट हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे कंसीडर करेंगे, ठीक। चलिए बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमने क्या किया, जो असेट और लाइबिलिटी थी वो रिकॉर्ड की यहाँ पे, ठीक है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड की, लेकिन यहां पता लगा साहब कि यहाँ पे एरर या ओमिशन है, एरर या ओमिशन है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरर या ओमिशन वाले आइटम है उसका इंपैक्ट रिस्पेक्टिव आइटम में लेंगे, और कोरस्पोंडिंग इंपैक्ट सर किस में लेंगे, गुडविल या कैपिटलिज्म में, मींस हम उसका इंपैक्ट सर रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे अगर कोई भी एरर या ओमिशन है, ठीक। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमने जो पीसी पे की वो 10 लाख से पीसी पे की, ठीक है, ठीक है। चलिए, और जो एक्वायरी कंपनी की आइडेंटिफिएबल नेट असेट थी उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो 9 लाख थी, बिल्कुल ठीक है। तो 1 लाख से क्या आएगा, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए बात को ध्यान से ना, हमने पीसी का अमाउंट जो पे किया कितने से किया, 10 लाख से, ठीक है। और जो आइडेंटिफिएबल नेट असेट थी, जो आइडेंटिफिएबल नेट असेट थी, ठीक है सर, हमें पता लगा कि यहाँ पे ना एक असेट हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी, यहाँ पता लगा साहब कि एरर की वजह से हमने क्या किया, उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा। अच्छा, उसकी फेयर वैल्यू कितनी बनती है ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक। अगर हम उसे रिकॉर्ड करते सर 30,000 बनती है, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे, उस सेट को रिकॉर्ड करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन, और कोरस्पोंडिंग इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो गुडविल में यहाँ पे इंपैक्ट आ गया, ठीक। चलिए थर्ड बात, सर यहाँ पे हमने क्या किया, असेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया प्रोविजनल बेस पे, ऑन प्रोविजनल बेसिस। एक बार लिख देता हूँ, हमने क्या किया, असेट और लाइबिलिटी को प्रोविजनल बेस पे रिकॉर्ड किया।
अगर प्रोविजनल बेस पे एसेट और लायबिलिटी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, ठीक है, यहाँ पे सर प्रोविजन के अमाउंट में चेंज आ गया ड्यूरिंग आपका मेजरमेंट पीरियड, ठीक, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये जो प्रोविजन के अमाउंट में चेंज आया है ये उन फैक्ट के बेस पे है जो फैक्ट यहाँ पे अवेलेबल थे? यहाँ पे सर हमने जब प्रोविजनल बेस लिया तो कुछ फैक्ट कंसिडर किए, तो सर वो जो फैक्ट थे वो यहाँ के फैक्ट थे और उन फैक्ट की वजह से यहाँ पे चेंज आया, तो हम पता क्या करेंगे सर, हम रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट लेंगे, मींस रिस्पेक्टिव आइटम में फैक्ट लेंगे और सर साथ में गुडविल या कैपिटलिज्म में, ठीक। चलिए सर यहाँ पे ना प्रोविजनल में चेंज आया, बिल्कुल ठीक है, किस वजह से आया सर? बाद के फैक्ट की वजह से, लेटेस्ट फैक्ट की वजह से, यहाँ पे कुछ फैक्ट आए और इसकी वजह से चेंज आ गया। अगर लेटेस्ट फैक्ट की वजह से चेंज आया है सर, बाद में फैक्ट की वजह से चेंज आया, बिल्कुल ठीक है, तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट नहीं लेंगे, प्रोस्पेक्टिव फैक्ट लेंगे रिस्पेक्टिव आइटम में, और कोरस्पोंडिंग इफेक्ट सर आपका रिस्पेक्टिव आइटम की वजह से जहां भी जाएगा सर वहां चला जाएगा, मींस गुडविल या कैपिटलिज्म में उसका इंपैक्ट नहीं लेंगे, हम प्रोस्पेक्टिव बेस पर उसका इंपैक्ट लेंगे, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन कुछ सर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, पढ़िए क्या लिखता है, मिलके पढ़ते बल्कि ना। बैंक एफ एक्वायर बैंक ई इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन इन अक्टूबर X1, ठीक है सर, बैंक एफ ने बैंक ई को एक्वायर कर लिया बिजनेस कॉम्बिनेशन में अक्टूबर X1 में, ठीक है। द लोन बाय बैंक ई टू बोरोवर एफ, सॉरी टू बोरोवर बी इज रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स प्रोविजनली डिटरमाइंड फेयर वैल्यू, ओके। देखिए सर बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ये ई कंपनी है, ई बैंक है, ठीक है, इसका एक कस्टमर है, क्या नाम है, बी, बोरोवर है, ठीक है। तो सर जब बैंक एफ ने इसको एक्वायर किया होगा तो इसकी वैल्यू भी कंसिडर की होगी, बिल्कुल ठीक है, कहता सर प्रोविजनल बेस पे उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर रखे थे, ठीक है। तो एक तरीके सर जब हमने बैंक ई को एक्वायर किया होगा तो जो बोरोवर बी है अपना, वो अपना कस्टमर बन गया, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ लोन के बेस पे हमने क्या किया होगा, असेट रिकॉर्ड की होगी। इन दिसंबर X1, क्या मेजरमेंट पीरियड के दौरान है? यस। F receive borrower B financial statement for the year ended 30th September X1, ओके। सर जो F है ना, आपका जो F है उसे ना बोरोवर बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली है, ठीक है। कब की मिली है? फॉर द ईयर एंडेड 30th September X1, ओके। अक्टूबर में बिजनेस एक्वायर किया, हाँ जी। तो सर यहाँ पे देखिए मैं ऐसे डायग्राम बना लेता हूँ, अक्टूबर में बिजनेस एक्वायर किया और जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली कब तक की मिली है? 30th September X1 तक की, ठीक है। विच इंडिकेट सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बोरोवर बी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, सर जिसने इंडिकेट किया है कि जो बोरोवर बी है उसका इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आ गया है, ठीक है। बेसिस दिस द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन टू बी एट द एक्विजिशन डेट इज डिटरमाइंड टू बी लेस देन द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर ऑन ए प्रोविजनल बेसिस। देखिए सर हमने जो अमाउंट रिकॉर्ड कर रखा था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पे, अब कंपैरेटिवली सर अमाउंट कम हो गया, मतलब हमारी एसेट की वैल्यू गिर जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू गिराएंगे, कब? रेट्रोस्पेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन पे। क्यों? क्योंकि सर फैक्ट आपके उस दिन अवेलेबल थे और उन फैक्ट अवेलेबल की वजह से, क्योंकि जो बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है वो कब की आई है सर? वो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले की आई, तो फैक्ट अवेलेबल थे और फैक्ट अवेलेबल होने की वजह से प्रोविजन में चेंज आ गया है, तो हम क्या करेंगे सर, कोरस्पोंडिंग इंपैक्ट यहाँ पे गुडविल में लेंगे, ठीक, या कैपिटल तो कैपिटल में लेंगे, ठीक है। जनरली हम गुडविल मान के चलते हैं क्योंकि कैपिटल रिजर्व सर रेयरली आता, ठीक। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो असेट की वैल्यू गिरी है, हाँ जी सर, तो कोरस्पोंडिंग क्या होगा सर, गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर अगर असेट की वैल्यू गिरेगी तो आइडेंटिफाइबल नेट असेट कम हो जाएंगी, हाँ जी सर, तो डिफरेंस सर क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब गुडविल बढ़ जाएगी, ठीक। चलिए इसका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, द न्यू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एफ सब्सिक्वेंट टू द एक्विजिशन रिलेट टू fact and circumstances that exist at the acquisition date. Accordingly, an adjustment to in the provisional amount should be recognized for loan to be with a corresponding increase in goodwill. आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं, आइए सिनेरियो 2 डिस्कस करते हैं। बैंक एफ एक्वायर बैंक ई इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इन अक्टूबर X1, ठीक है। द लोन बाय बैंक ई टू बोरोवर बी इज रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स प्रोविजनली डिटरमाइंड फेयर वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। इन दिसंबर X1 F receive information that borrower B has lost its major customer earlier that month. Okay. सर दिसंबर में पता लगा कि मंथ के स्टार्टिंग में उसके क्या है सर, अर्लियर दैट मंथ में सर कुछ मेजर कस्टमर
चले गए उसके, ठीक है। एंड दिस एक्सपेक्टेड टू हैव ए सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ बीच ऑपरेशन। इसका मतलब सर क्या है, हमें ना जो बी की असेट की, मतलब हमने जो लोन दे रखा था बी को, लोन टू बी, उसकी जो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर रखी थी उसमें सर डिक्लाइन आ गया। अगर उसमें डिक्लाइन है सर तो आपका ये इंपेयरमेंट सर पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। मीन सर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे इफेक्ट लेंगे, क्यों? क्योंकि इफेक्ट बाद में चेंज हुए हैं। तो सर इसका इम्पैक्ट आपका जो आपका इंपेयरमेंट लॉस पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में इम्पैक्ट चला जाएगा, ठीक। रिस्पेक्टिव आइटम में, और दूसरी आइटम सर पीएनएल अकाउंट बन जाएगी, ठीक। चलिए, therefore based on the new information f should determine and recognize an allowance for loss on the loan in accordance with Ind AS 109। और सर आपका कोरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट सर पीएनएल अकाउंट में आएगा, गुडविल में आप इसका इम्पैक्ट नहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। क्या लिखता है? कंपनी ए एक्वायर्ड 90% इक्विटी इंटरेस्ट इन कंपनी बी ऑन 1 अप्रैल X1, ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹85 करोड़ इन ए डिस्ट्रेस सेल, ठीक है। कंपनी बी डिड नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी, ठीक है। द कंपनी अपॉइंटेड ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर विद हुज असिस्टेंट द कंपनी वैल्यूड द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एंड द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट कितने से? 15 करोड़ से एंड 100 करोड़ से, ठीक है। एनसीआई की फेयर वैल्यू कितने से? 15 करोड़ से, ठीक है। और आपका आइडेंटिफाइड नेट एसेट की फेयर वैल्यू कितने से? 100 करोड़ से, ठीक है। और 10% से होल्डिंग किसके पास है? एनसीआई के पास, ठीक है। फाइंड द वैल्यू एट विच एनसीआई हैज टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर देयर आर टू वे, आइदर आप किस पे दिखा सकते हैं सर, आइदर आप एट फेयर वैल्यू पे जहाँ फुल गुडविल है तो 15 आ जाएगा, और सर अगर आप सर प्रोपोर्शनल बेस पे एनसीआई को दिखाते तो 10 करोड़ आ जाएगा, ठीक, जिसे हम प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड भी बोलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है, ऑन 1 अप्रैल X1 कंपनी ए एक्वायर्ड 5% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बी फॉर ₹1 लाख, ठीक है। सर 1 अप्रैल X1 को कंपनी ए ने क्या किया? 5% इक्विटी शेयर ले लिया कंपनी बी के, कितने में? 1 लाख में, ठीक है। ए अकाउंट्स फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन बी एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अंडर इंड AS 109, ठीक है। एफईटी ओसीआई मेथड उसके ऊपर वो लगा रहा है, ठीक है। और इक्विटी शेयर में अगर हम एफईटी ओसीआई लगाते हैं सर तो ओसीआई का जो बैलेंस है वो कभी भी रिसाइकल नहीं होता, ठीक। एट 31 मार्च X2 A carried its investment in B at fair value and reported an unrealized gain of ₹5,000 in OCI। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सर इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितने से होगी? 1,05,000 से, और 5,000 का बैलेंस आपका कहाँ चला गया? OCI में, ठीक है। A carried its investment in B at fair value and reported an unrealized gain of 5,000 in OCI which was presented as a separate component of equity, ठीक है। On 1 April X2 A Limited obtained control of B by acquiring the remaining 95% of the B। देखिए सर ए ने क्या किया? जो रिमेनिंग 95% शेयर थे वो भी एक्वायर कर लिए, ठीक है। कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट टू बी डन बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए सर हम यहाँ पे ये बोलेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन का केस है, ठीक है। तो सर जो 95% के बराबर हम पीसी का अमाउंट पे करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। प्लस सर फेयर वैल्यू ऑफ जो ऑलरेडी अपने पास इन्वेस्टमेंट हेल्ड है वो आ जाएंगे फेयर वैल्यू पे, और ये ऑलरेडी एट फेयर वैल्यू है तो कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्ट 1,05,000 इसमें हम ऐड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। और एनसीआई है नहीं तो जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है उसके साथ इसका कंपैरिजन करके गुडविल या गेन ऑन मार्केट परचेज कैलकुलेट कर लेंगे। फर्दर जो 5,000 ओसीआई में बैलेंस सर उसे हम रिसाइकल नहीं करेंगे, ठीक है जी सर। तो अगर आप देखेंगे तो 95% पे सर जो आप कंसिडरेशन पे करेंगे उसकी फेयर वैल्यू, और प्लस सर आपका 1,05,000, ये सर रिसाइकलिंग अलाउड नहीं, ठीक है। इसका सोल्यूशन एक बार पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। कंपनी ए एक्वायर 70% ऑफ कंपनी एस ऑन 1 जनवरी X1 फॉर एक कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ ₹5 मिलियन, ठीक है। तो सर आपने जो पीसी पे की 50 लाख से पे कर दी, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट। कंपनी ए इंटेंड टू रिकॉग्नाइज द एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। इंड AS 103 में दोनों ऑप्शन है, फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट गुडविल, ठीक है। विद द एस्टेंस ऑफ ए suitably qualified valuation professional
ए मेजर द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ बी एट 10 मिलियन। ओके, तो सर आइडेंटिफाइबल एसेट आपकी 10 मिलियन है, मतलब 1 करोड़ है। ए परफॉर्म ए रिव्यू and determine that the business combination did not include any transaction that should be accounted for separately from the business combination. Okay. State whether the procedure followed by A and the resulting measurement are appropriate or not. Also calculate the bargain purchase gain in the process. देखिए सर, सबसे पहले हम एनसीआई पे कमेंट करेंगे कि एनसीआई प्रोपोर्शनल बेस पे अलाउड होती है, ठीक है। तो आपका 30% आ जाएगा 1 करोड़ का, 30 लाख आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर सर हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि कोई और ट्रांजैक्शन वगैरह तो नहीं जो इसमें यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। इसने खुद बोल दिया कि परफॉर्म ए रिव्यू एंड डिटरमाइन दैट द बिजनेस कॉम्बिनेशन डिड नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजैक्शन दैट शुड बी अकाउंट फॉर सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब हम सर इसको एक बार रिव्यू करते हैं कि जो गेन ऑन बार्गेन परचेज है वो सही या नहीं है। तो सर इसने रिव्यू कर रखा, तो ये अप्रोप्रिएट है और गेन ऑन बार्गेन परचेज आपका 20 लाख से आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। देखिए, इंडेस 103 के अंदर अपेंडिक्स सी जोड़ी गई है, जो कि इन कंपैरिजन टू IFRS 3 आपका कार्विन भी है, ठीक। अपेंडिक्स सी किसको कवर करती है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन को कवर करती है, ठीक। और अगर ट्रांजैक्शन कॉमन कंट्रोल में है तो उस केस में सर आपका एक्विजिशन मेथड अप्लाई नहीं होगा, बल्कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाई होगा, ठीक। तो मैं कह सकता हूं साहब, एज पर इंडेस 103 और अपेंडिक्स सी, सर देयर आर 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। एक, अगर ट्रांजैक्शन एक कॉमन कंट्रोल में नहीं है तो एक्विजिशन मेथड लगेगा, और अगर ट्रांजैक्शन एक कॉमन कंट्रोल में है तो सर आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा, ठीक। अब ट्रांजैक्शन कॉमन कंट्रोल में है या नहीं है, सर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जब एक बिजनेस को एक्वायर किया जाता है, ठीक है, एक्वायर करने से पहले और एक्वायर करने के बाद जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो सेम पार्टी के पास होना चाहिए। वो सेम पार्टी सर इंडिविजुअल हो सकती है, कंपनी हो सकती है, सर वो ज्वाइंटली पार्टी भी हो सकती है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड 2 कंपनियां, ठीक है। दोनों कंपनियों को मिस्टर ए कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ए ने बी को कंट्रोल कर लिया, तो सर ये कॉमन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक। सर ए लिमिटेड बी लिमिटेड 2 कंपनियां, ठीक है, दोनों को एक्स लिमिटेड कंट्रोल करती है, ठीक है। अब ए ने बी को एक्वायर कर लिया, कॉमन कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक। सर ए बी सी डी 4 पार्टियां हैं, चारों के पास ए लिमिटेड के भी और बी लिमिटेड के भी 25% शेयर है, लेकिन उनके बीच में ज्वाइंटली अरेंजमेंट है। ज्वाइंटली अरेंजमेंट है कि वो क्या करेंगे, ज्वाइंटली कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो उस केस में सर अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करता है, मतलब एक्वायर करता है, तो सर ये कॉमन कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, ठीक। चलिए, अच्छा एक प्यारी सी बात और, कॉमन कंट्रोल सर आपका ट्रांजिटरी नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजिटरी कॉमन कंट्रोल है तो उस केस में हम लोग क्या करें, एक्विजिशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक। सर ट्रांजिटरी कॉमन कंट्रोल कब मानेंगे, देखिए सर एज सच कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं दे रखी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। जैसे होल्डिंग पीरियड कितना है। अब सर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या हुआ, यहाँ पे ए लिमिटेड है, यहाँ पे बी लिमिटेड है, ठीक है। ए ने क्या किया, सी को एक्वायर किया और बाद में इमीडिएटली बी को ट्रांसफर कर दिया। सर ये कॉमन कंट्रोल है, लेकिन ये ट्रांजिटरी कंट्रोल है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करें, एक्विजिशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखता है, एंटिटी ए एंड एंटिटी बी प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन सर्विस इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखिए, 2 एंटिटी हैं ए और बी, ठीक है, वो इंडिया में कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंटिटी ए इज ओन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, नन ऑफ whom हैज कंट्रोल एंड डज नॉट हैव ए कलेक्टिव कंट्रोल एग्रीमेंट। क्योंकि सर जरूरी नहीं कि आपके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी से कंट्रोल हो, आप ज्वाइंटली कंट्रोल करेंगे तो भी कॉमन कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन सर एक ज्वाइंटली एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए सर, एंटिटी अगर मैं ए की बात करूं तो जो एंटिटी ए है सर, उसे कौन ओन करता है, सर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं, लेकिन किसी के पास भी सर कंट्रोल नहीं है इंडिविजुअली या फिर ज्वाइंटली, ठीक है जी सर। आइए, ए एंटिटी बी एंटिटी, ठीक है। जो एंटिटी ए को कंट्रोल करता है कोई भी नहीं करता। इसके ओनर कौन है सर,
बड़े सारे लोग हैं, बल्कि कैसे कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये बड़े सारे लोग हैं, ठीक है, नोट कंट्रोल्ड बाय एनीवन और ज्वाइंटली। चलिए आगे लिखते हैं, एंटिटी बी इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल मिस्टर राम, ठीक है। ये सर जो एंटिटी बी है, इसे कौन कंट्रोल करता है? मिस्टर राम, ये कंट्रोल करता है। सर कैसे पता लगा? देखिए ना, उसने सिंपल लिखा है, सिंगल इंडिविजुअल है, ओन्ड बाय, मतलब 100% शेयर सर किसने ले रखे? मिस्टर राम ने ले रखा, ठीक है। आगे, द ओनर ऑफ एंटिटी ए एंड बी हैव डिसाइड टू कंबाइन देयर बिजनेस। सर मिस्टर राम के बीच में, क्योंकि एंटिटी बी का ओनर वही है और ये जो ओनर है अलग अलग, ठीक है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि इन दोनों को मिला के बिजनेस करते हैं, ठीक है जी सर। अब टर्म्स क्या रखी? द ओनर ऑफ एंटिटी ए एंड बी हैव डिसाइडेड टू कंबाइन देयर बिजनेस, ठीक है। द कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड इन शेयर ऑफ एंटिटी बी, ठीक है। जो कंसिडरेशन सेटल होगा एंटिटी बी के शेयर में सेटल होगा, ठीक है। कैसे सेटल होगा? देखिए, एंटिटी बी इशू न्यू शेयर, एंटिटी बी ने नए शेयर इशू करने हैं। किसको इशू करने हैं? अमाउंटिंग टू 40%, जो कि 40% के बराबर है, ऑफ इट्स इशूड शेयर कैपिटल। अब यहां पे देखिए सर, मिस्टर राम के पास कितने परसेंट शेयर है? 100% शेयर है, ठीक है। अब जो ऑलरेडी शेयर है उसके 40% नए शेयर इशू करेगी कौन? एंटिटी बी। तो मैं यहां पे एज्यूम लिख लेता हूं, एज्यूम 100 शेयर्स, ठीक है जी सर। अब देखिए, एंटिटी बी इशू न्यू शेयर, एंटिटी बी नए शेयर इशू करेगी, अमाउंटिंग टू 40% ऑफ इट्स इशूड शेयर कैपिटल, ओके। जो कि इसकी जो इशूड शेयर कैपिटल है, जो इसकी क्या है? इशूड शेयर कैपिटल है, ठीक है, इसके 40% के बराबर होंगे। तो 40 न्यू शेयर इशूड, किसको इशूड होंगे? पढ़ लेते हैं। एंटिटी बी इशू न्यू शेयर अमाउंटिंग टू 40% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इट्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डर मिस्टर राम, ओके। सर एग्रीमेंट ये हुआ है कि एंटिटी ए और बी मिलकर बिजनेस करेंगी, ठीक है। एग्रीमेंट के तहत सर क्या होगा? एंटिटी बी 40 नए शेयर इशू करेगी, ठीक है। 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, हमने मान लिया एग्जिस्टिंग शेयर 100 है, तो 40 न्यू शेयर इशू करेगी। और किसको इशू करेगी? सर अपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, एक्सक्यूज मी। और वो कौन है? सर मिस्टर राम है, ठीक है। तो 40 नए शेयर मिस्टर राम को ही इशू किए जाएंगे, ठीक। आगे, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो मिस्टर राम के पास कितने टोटल शेयर हो गए? 140, ठीक है। अब टू इट्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डर मिस्टर राम, यहां तक हो गया था, हाँ जी। मिस्टर राम देन ट्रांसफर द शेयर टू द ओनर ऑफ एंटिटी ए इन एक्सचेंज फॉर देयर इंटरेस्ट इन एंटिटी ए। ये देखिए साहब, ये जो एंटिटी ए के मालिक है ना, मिस्टर राम ने क्या किया? इनके शेयर एक्वायर कर लिए, ठीक है, और बदले में क्या किया सर? ये जो 40 शेयर ये इशू कर दिए। तो पोस्ट दिस ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? मैं ऐसे बोल सकता हूं साहब कि इनके पास क्या आ गया है? जो ये ओनर थे इनके पास आ गया है 40 इक्विटी शेयर ऑफ एंटिटी बी, ठीक है। और मिस्टर राम के पास क्या आ गया है? 40 शेयर तो चले गए, हाँ जी। और सारे शेयर किसके आ गए? एंटिटी ए के। तो सर मैं बोल सकता हूं, एक सेकेंड यहां लिखता हूं, मिस्टर राम के पास क्या है? 100 शेयर्स ऑफ बी आउट ऑफ 140, ठीक है। और 100% शेयर्स ऑफ एंटिटी ए। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो आपका एंटिटी बी के 140 शेयर थे, उसमें से जो एंटिटी बी के पास 140 शेयर थे, मैंने कहा हाँ, उसमें से 40 शेयर उसने ए के शेयर होल्डर को दे दिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर ये कहाँ लिखा कि एंटिटी ए के 100% शेयर अब मिस्टर राम के पास आ जाएंगे? ये बिल्कुल साफ साफ लिखा, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, मिस्टर राम देन ट्रांसफर द शेयर टू द ओनर ऑफ एंटिटी ए इन एक्सचेंज फॉर देयर इंटरेस्ट इन एंटिटी ए, ठीक है। सर ये देखिए, मिस्टर राम ने क्या किया? ये जो शेयर थे 40, ये एंटिटी ए के ओनर को दे दिए, और किसके बदले में सर? एंटिटी ए से उनका जो इंटरेस्ट है वो ले लिया, मतलब एंटिटी ए के शेयर होल्डर से उनके शेयर ले लिए, ठीक है। पहले सीन क्या था? पहले सीन ये था कि बी के पास 100 शेयर थे जिसका मालिक मिस्टर राम था, ठीक है।
और एंटिटी ए के सारे शेयर के जो मालिक थे बड़े सारे लोग थे साहब, ठीक है, और किसी के पास कंट्रोल नहीं था, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद सीन क्या हुआ सर, सीन ये बना उसके बाद कि 40 इक्विटी शेयर सर जो है एंटिटी बी के वो ए के शेयर होल्डर के पास आ गए, और मिस्टर राम के पास सर 100% शेयर ऑफ एंटिटी ए है और एंटिटी बी के 100 शेयर है। इसका मतलब सर देखिए अब कौन कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को, मिस्टर राम। कैसे? सारे शेयर एक्वायर कर लिए। और बी को कौन कंट्रोल कर रहा है, मिस्टर राम। कैसे? देखिए आपके 100 शेयर है आउट ऑफ 140, तो 71.42% शेयर किसके पास है सर, मिस्टर राम के पास। और बाकी जो एंटिटी बी के शेयर है सर ये है यहाँ पे कितने परसेंट है सर, ये है 28.58%, ठीक जी सर। चलिए एट दिस पॉइंट क्वेश्चन लिख भी दिया, मिस्टर राम कंट्रोल बोथ एंटिटी ए एंड बी, ठीक है, owning 100% of entity A and 71.42% of entity B. Mr. Ram had a controlling interest in both entity A and B before and after the contribution. Is the combination of entity A and B a combination of entity under common control? देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिफोर इनका आपस में मिलने से पहले ए और बी का बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले सर मिस्टर राम बी को कंट्रोल करता था, ए को कंट्रोल नहीं करता था, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब जो मिस्टर राम है वो ए और बी दोनों को कंट्रोल करने लग गया है, ठीक है। अगर ये आपस में अब एक्वायर भी करेंगे ना तो भी सर ये क्या बन जाएगा, एक ट्रांजिटरी नेचर का कंट्रोल बन जाएगा। और सर ट्रांजिटरी अगर कंट्रोल है तो हम उसे कॉमन कंट्रोल नहीं मानते। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर हमने ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया था कि ए के पास एक कंपनी बी है और उसने सी को एक्वायर करके बी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नो डाउट अब मिस्टर राम क्या करेगा, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सर अगर ये कंपनी आपस में भाई कॉम्बिनेशन तो करना है, ए बी को एक्वायर करे बी ए को एक्वायर करे तो कॉमन कंट्रोल नहीं माना जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव नेचर का हो जाएगा। आई मीन टू से हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे एक्विजिशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल X1 Alpha Limited acquire 80% of the equity interest of Beta Limited in exchange for cash of रुपीज 300, ठीक है सर। 80% शेयर एक्वायर कर लिए अल्फा ने बीटा के और जो कैश में पेमेंट है वो 300 से, ठीक है। ड्यू टू लीगल कंपल्सन बीटा प्राइवेट लिमिटेड हैड टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बाय ए स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। देयरफॉर दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू मार्केट बीटा प्राइवेट लिमिटेड टू मल्टीपल पोटेंशियल बायर। ओके सर उसके पास टाइम था क्योंकि उसके पास ना एक स्पेसिफिक डेट थी बी लिमिटेड के पास कि उस डेट से पहले पहले उसे अपने आप को डिस्पोज करना था, ठीक है, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करना था, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड इनिशियली मेजर द separately recognized identifiable asset acquired and the liability assumed as of the acquisition date in accordance with the requirement of Ind AS 103। इसका मतलब क्या है सर, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडरी कंपनी की असेट और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे कंसीडर किया गया होगा विद सम एक्सेप्शन, ठीक। चलिए द आइडेंटिफिएबल असेट आर मेजर्ड एट 500 एंड द लायबिलिटी अज्यूम्ड आर मेजर्ड एट 100, ठीक है। असेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। Alpha Limited engage on independent consultant who determine that the fair value of 20% of NCI कितने से 84 से 384, ये 400 आ गया आपका और 16 से सर क्या आ गया आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया, ठीक जी सर। Alpha Limited reviewed the procedure it used to identify and measure the asset acquired and liability assumed and to measure the fair value of both the NCI and the consideration transfer, ठीक है। After the review it decided that the प्रोसीजर एज एन रिजल्टिंग मेजर वर एप्रोप्रिएट, ठीक है, क्योंकि अगर गेन ऑन बार्गेन परचेज आता तो हमें एक बार रिव्यू करना होगा, ठीक। कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ बीटा लिमिटेड एंड आल्सो शो द जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ इट्स एक्विजिशन, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एनसीआई इन बीटा प्राइवेट लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट मेथड इफ अल्टरनेटिव अप्लाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, आइडेंटिफिएबल असेट अकाउंट डेबिट 500 से आपका, उसके बाद आएगा टू कैश अकाउंट एक लाइन छोड़ के 300 से, ठीक है। टू लाइबिलिटी आएगा सर आपका 100 से, ठीक है। टू एनसी आएगा 84 से, ठीक है। और जो डिफरेंस सर आपका आएगा गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसे हम सर ओसीआई में अदर इक्विटी में कैपिटलिज्म में लेके जाएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बात और उसने पूछी कि आपने एनसीआई का बैलेंस कैलकुलेट करना, अगर वो प्रोपोर्शनल बेस पे एनसीआई कैलकुलेट करती है तो
उस केस में सर आपका जो अमाउंट आएगा ये 400 का 20% सर 80 से आ जाएगा एनसीआई का बैलेंस। ठीक, जी सर। और गेन ऑन बार्गेन परचेज कितने से आ जाएगा फिर उस केस में आपका 380 420 से आ जाएगा। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन आप रेफर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। आइए मिलके पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखता है? एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर सीएफएस अप टू 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, ऑन 1 जुलाई X1 ABC Limited acquired 75% of the equity share of JKL Limited and gained control of the JKL Limited. सर ABC ने क्या किया? 1 जुलाई X1 को जो JKL कंपनी है उसके 75% इक्विटी शेयर ले लिए। ठीक है, और कंट्रोल एक्वायर कर लिया। ठीक है, द इशूड शेयर ऑफ JKL इज आपका है 1 करोड़ 20 लाख। ठीक, हम इसमें को थाउजेंड्स में कर लेते हैं तो 12,000 थाउजेंड्स आ गया। ठीक, इक्विटी शेयर डिटेल्स ऑफ द परचेज कंसिडरेशन आर एज फॉलोज। देखिए 12,000 शेयर एक्वायर किए हैं, नहीं सर 12,000 इक्विटी शेयर है JKL के, जिसमें से हमने क्या किया 75% इक्विटी शेयर एक्वायर किए, तो 9,000 इक्विटी शेयर हमने एक्वायर कर लिए हैं एज ए ABC लिमिटेड फ्रॉम आपका JKL लिमिटेड शेयर होल्डर। ठीक, डिटेल ऑफ द परचेज कंसिडरेशन आर एज फॉलोज। ऑन 1 जुलाई X1 सेम डेट पे कह रहा है ABC लिमिटेड इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर एक्वायर्ड इन JKL लिमिटेड। ABC ने क्या किया 2 शेयर इशू कर दिए 3 के बदले में। मतलब JKL के इक्विटी शेयर होल्डर के पास अगर 3 इक्विटी शेयर है तो उससे क्या होगा ABC के 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे। ठीक है, ऑन 1 जुलाई X1 द मार्केट वैल्यू ऑफ द एन इक्विटी शेयर इन ABC लिमिटेड वाज 6.5। ABC लिमिटेड का एक इक्विटी शेयर 6.5 का है, तो ये आएगा सर आपका 9,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 6 सर 39,000 आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड बाई ABC लिमिटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ JKL लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ इन ABC लिमिटेड वाज ₹6.5 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इन JKL लिमिटेड वाज ₹6। सर इसका क्या रोल है? इसका रोल आएगा आपका अगर NCI की फेयर वैल्यू नहीं दे रखी अलग से और ये बोल दिया कि NCI को फेयर वैल्यू पे कंसिडर करो, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका जो JKL के 3,000 शेयर बच गए हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितने से? 6 से। अभी वेट करते हैं। ऑन 30 जून X2 प्लीज ध्यान देना पूरे 1 साल के बाद। अब 1 साल के बाद अगर कोई पेमेंट होगी या तो वो डेफर्ड पेमेंट होगी या वो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन होगा। ठीक, डेफर्ड पेमेंट में सर अमाउंट आपका फिक्स होगा, टाइम पीरियड आपका फिक्स होगा, मतलब अमाउंट फिक्स होगा। ठीक है, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन में सर क्या होगा, वो फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। उस केस में सर हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू से कंसिडर करेंगे। ठीक है, जबकि डेफर्ड पेमेंट सर हम लोग क्या करते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करते हैं। ठीक, ABC लिमिटेड विल मेक ए कैश पेमेंट ऑफ 71,50,000। ठीक है, टू द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ JKL लिमिटेड who sold their share to ABC Limited. ठीक, on 1 July X1 ABC Limited would have to pay interest at an annual rate of 10% on borrowing। इसका मतलब सर ये क्या हो गया सर, ये आपकी डेफर्ड पेमेंट है क्योंकि अमाउंट फिक्स है, 1 साल के बाद आपने पेमेंट करनी है, तो हम इसे PV पे रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं थाउजेंड्स में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1.1 सर 6,500 ये आपका कैसा आ जाएगा। मैं बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 39,000। ठीक है, और कैश पेड आएगा 6,500। ठीक, नहीं कैश पेड नहीं, इसको बोलेंगे डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि कैश तो आप 1 साल के बाद पे करेंगे। डेफर्ड पेमेंट एट PV। ठीक जी सर, चलिए आगे देखिएगा, लिखता हूँ ऑन 30 जून X3 फिर 1 साल के बाद, और अगर हम यहाँ पे बात करें एक्विजिशन डेट से 2 साल के बाद, ABC लिमिटेड में लिखा साहब कॉन्टिजेंसी है, मेक ए कैश पेमेंट ऑफ आपका 3 करोड़ 30,000 इन थाउजेंड्स में। ठीक, टू द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ JKL लिमिटेड हु सोल्ड देयर शेयर टू ABC लिमिटेड ऑन 1 जुलाई X1
दिस पेमेंट इज कॉन्टिजेंट अपॉन द रेवेन्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड ग्रोइंग बाई 15% ओवर द 2 year पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई X1 टू 30 जून X3। वो ये कह रहा है नेक्स्ट 2 year में अगर मान लो आपका जो एबीसी का रिवेन्यू है वो ग्रो कर जाता है 15% से, तो आपको ये पेमेंट करनी है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई X1 द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन कितने से सर, आपका 2,50,00,000 है, 25,000 आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, ठीक। 31 मार्च X2 को सर इसकी फेयर वैल्यू में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो चेंज है सर इसको आप पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक। चलिए ऑन 1 जुलाई X1 द कैरिंग वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट ऑफ जेके लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ दैट कंपनी वाज आपका 60,000, क्योंकि मैं थाउजेंड्स में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। कैरिंग अमाउंट आ गया। ऑन 1 जुलाई द फेयर वैल्यू ऑफ द दीज नेट असेट वाज आपका 70,000, ओके। तो फेयर वैल्यू सर कितने से 70,000 से, बिल्कुल ठीक है, नेट असेट, ठीक। रेट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू बी अप्लाई टू द टेम्परेरी डिफरेंस इज 20%। बात सुनना ध्यान से ना, देखिए सर अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा होता तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो भी अपना कैरिंग अमाउंट है आइडेंटिफाइबल नेट असेट का, वो कैरिंग अमाउंट सर आपका टैक्स बेस है, ठीक। अब देखिए मेरा जो अकाउंट के हिसाब से सर बेस बनेगा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का, वो फेयर वैल्यू बनेगी जो कि 70,000 है, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्यूचर में मैं 70,000 का खर्चा क्लेम करूंगा, टैक्स वाले सर 60,000 का खर्चा क्लेम करके देंगे, ठीक है। तो 10,000 वो डिस अलाउ कर देंगे। अगर वो डिस अलाउ करेंगे साहब तो मेरे को फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या बन गई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसके ऊपर सर 2,000 से क्या आ गया अपना DTL आ गया। तो 2,000 से DTL और कम कर देंगे तो आइडेंटिफिएबल सर नेट असेट जो फेयर वैल्यू है वो 68,000 आ गई, ठीक। चलिए तो मैं यहाँ पे 68,000 इसमें से माइनस कर देता हूँ और NCI को भी अभी कंसिडर करना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं, चले जी सर। देखिए ड्यूरिंग द 9 month ended 31st March X2 JKL Limited had poor than expected operating performance, therefore on 31st March X2 it was necessary for ABC Limited to recognize an impairment of the goodwill arising on acquisition of JKL Limited अमाउंटिंग टू 10% ऑफ इट्स टोटल कंप्यूटेड वैल्यू। हम क्या करेंगे साहब, जो भी टोटल वैल्यू आएगी गुडविल की उसको 10% से इंपेयरमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए वो अलग बात होती है सर, फिर इंपेयरमेंट लॉस कहाँ चार्ज होगा, अगर फुल गुडविल है तो टू दी एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग NCI तो NCI में जाएगा और बाकी सर आपका पेरेंट में चला जाएगा, ठीक। और अगर सर आपकी प्रोपोर्शनेट गुडविल है तो पूरी गुडविल सर हम लोग क्या करते हैं, मतलब सर उस केस में हम पेरेंट कंपनी में से चार्ज कर लेते हैं। हालांकि सर इंड AS 36 के साथ इसका जो प्रोविजन है वो डिटेल में डिस्कस होता है, ठीक। कंप्यूट द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड अंडर बोथ मेथड। अब ये देखिए सर बोथ मेथड का मतलब क्या है कि NCI सर आप अगर वैल्यू करते कैसे फेयर वैल्यू पे और आप NCI वैल्यू करते प्रोपोर्शनेट बेस पे, तो दोनों केस में सर आपको क्या करना, सर क्वेश्चन ने मांगा इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का अमाउंट निकालना, ठीक है। बाय इंड AS 103 फॉर द इनिशियल कंप्यूटेशन ऑफ द NCI इन JK लिमिटेड एट द एक्विजिशन डेट, ठीक है। तो सर अगर हम NCI की फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं उससे पहले PC का अमाउंट एक बार जोड़ लें, हाँ जी सर। तो दो केस बन जाएंगे ना यहाँ पे, फुल गुडविल, प्रोपोर्शनेट गुडविल। सर फुल गुडविल में जो आपका NCI आएगा वो आएगा आपका 18,000 से, ठीक है। और प्रोपोर्शन में सर आपका आएगा 25% 17,000 से, 20,500 आ गया ये, बिल्कुल सर। और ये आपका आ जाएगा सर 19,500, ठीक। तो गुडविल कितने से इम्पेयर्ड है 10% से, तो 20501950, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं एक बार आपको टिक करा देता हूँ, ये देखिए 20501950। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 10 को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन में चेंज आता तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए सर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन आपका इक्विटी है या लायबिलिटी है। अगर वो इक्विटी है तो सर उसमें कोई भी चेंज आएगा उसे हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, वो फिक्स का अगर डेफिनेशन क्वालिफाई करती है एज पर इंड AS 109, ठीक। लेकिन अगर सर मान लो आपका कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन जो है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे, सर जो भी मेजरमेंट का डिफरेंस आएगा उसे हम P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
हाउ शुड contingent consideration payable in relation to a business combination be accounted for on initial recognition and at the subsequent measurement as per Ind AS in the following cases? सर वो कह रहा है यहाँ पे केसेस दे दिए, इन केस में बताइए कि कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को आप इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे और सब्सिक्वेंटली मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक। ऑन 1 April X1 A Limited acquire 100% interest in B Limited. Okay, there is no concept of NCI here, ठीक। As per the terms of the agreement, the purchase consideration is payable in the following two tranches. An immediate issuance of 10 lakh share of A Limited having face value of rupees 10 per share. गला बैठ गया थोड़ा सा। हाँ जी। An immediate issuance of 10 lakh share of A Limited having face value of rupees 10 per share. देखिए सर, जो A लिमिटेड है वो B लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर कर रही है, बिल्कुल ठीक है सर। 10 लाख शेयर इशू कर रही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, जबकि सर हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू पे कंसीडर नहीं करते सर, किस पे कंसीडर करते हैं सर, फेयर वैल्यू पे, ठीक। तो अगर आपने 10 लाख शेयर इशू किए हैं तो पीसी के अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक। आगे देखिए, ए फर्दर इशुएंस ऑफ 2 लाख शेयर आफ्टर 1 ईयर, वो कह रहा है इसके अलावा 2 लाख शेयर और इशू किए जाएंगे 1 साल के बाद। सॉरी, if the profit before interest and tax of the B Limited for the first year following acquisition exceed rupees 1 crore, वो ये कह रहा है अगर कंपनी का क्या है पीबीआईटी जो है फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ एक्सीड कर जाता है, ठीक। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ ए लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज रुपीज 20 पर शेयर। ओके, तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड कितने से आ जाएगी आपकी 2 करोड़ से, ठीक जी सर। Further, the management has estimated that on the date of acquisition, the fair value of contingent consideration is 25 lakh. अब यहाँ पे देखिए सर, आपने क्या करना है, 2 लाख शेयर इशू करने हैं, तो आपका फिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वालिफाई होता है, तो सर ये इक्विटी बन जाएगा, तो पीसी सर आपका 2 करोड़ 25 लाख आ गया जी। आगे बढ़ते हैं। During the year ended 31st March X2, the profit before interest and tax of the B Limited exceed rupees 1 crore, ठीक है। और 31 मार्च X2 को जो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर है सर वो 25 होगी। सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम सर कोई भी चेंज इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सर अगर मान लो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को हम इनिशियली किस पे रिकॉर्ड कर लेते साहब, ऐसे बताओ, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इनिशियल तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, अगर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इनिशियल डेट पर सर एज ए इक्विटी क्लासीफाई हो जाता तो उसमें हम फर्दर चेंज रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो आपका 2 करोड़ 25 लाख आ गया पीसी का अमाउंट, और कोई रीमेजरमेंट नहीं होगा कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन में, ठीक। Continue with the fact pattern in A above except for, सर इसी फैक्ट के साथ चलना आपने, except for the number of share to be issued after 1 year is not fixed. ओके, वो ये कह रहा है कि जो ये नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए ना 2 लाख थे ना यहाँ पे, ये फिक्स नहीं है, ओके। Rather A Limited agreed to issue variable number of share having a fair value equal to rupees 40 lakh after 1 year. वो ये कह रहा है हम क्या करेंगे, 1 साल के बाद 40 लाख के शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। कितने शेयर इशू कर देंगे अभी नहीं पता, जो भी उस डेट पे फेयर वैल्यू होगी। इसका मतलब सर यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है, तो आपका क्या बन गया सर, ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा, और जो भी रीमेजरमेंट का गेन या लॉस होगा वो आपका कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस केस में सर, 2 करोड़ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड बाई पेरेंट कंपनी, ठीक है, और 25 लाख सर फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। इनिशियल डेट पे सर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इसे एज ए इक्विटी क्लासीफाई करते हैं कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को या फिर डेट क्लासीफाई करते हैं, ठीक। चलिए, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग एक्विजिशन एक्सीड 1 करोड़, ओके, वो एक्सीड कर गया और आपने क्या किया 40 लाख के शेयर इशू कर दिए, तो शेयर का प्राइस कितना हो गया है यहाँ पे बोला तो सुने कि ये वाला पॉइंट सेम रहेगा 25 लाख, ठीक है। ओ सॉरी, एक सेकंड 25 लाख तो इनिशियल आपका कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, हाँ जी, 25 के हिसाब से ये लिख रखा, तो एक शेयर की फेयर वैल्यू 25 है, तो आपने क्या किया 40 लाख डिवाइड बाई 25, 1,60,000 शेयर इशू कर दिए, ठीक है। और जो रीमेजरमेंट का आपका नुकसान हुआ है 15 लाख का, क्योंकि आपको 15 लाख पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ी ना इन कंपेरिजन टू दिस फेयर वैल्यू, ठीक है। तो सर ये आप पीएनएल अकाउंट में क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपका पहले वाले केस में पीसी 225 से, सेकंड वाले केस में पीसी 225 से, यहाँ पे लिखता पहले वाले केस में
Here the obligation to pay contingent consideration amounting to 25 lakh is recognized as a part of the equity and therefore not remeasurement subsequently on or issuance of share। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर 1,60,000 आपने शेयर इशू कर दिए और 15 लाख का अमाउंट आप कहाँ चार्ज कर लेंगे, पी एंड एल अकाउंट में। देखिए रिजल्टिंग लॉस जो 15 लाख है शुड बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट और लॉस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 देखिए क्या लिखता है। एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, KK Limited is in the process of setting up a pharma intermediate business which is at very initial stage। ठीक है, for this purpose KK Limited has acquired on 1st April X1 100% share of ABR Limited that manufacture pharma intermediate। ठीक जी सर, the purchase consideration for the same was by way of a share exchange valued at 35 crore। ओके, तो सर जो आपने पीसी का अमाउंट पे किया 35 करोड़ के शेयर आपने इशू कर दिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ एबीआर लिमिटेड नेट असेट वाज रुपीज 15 करोड़। जो एबीआर की नेट असेट है उसकी फेयर वैल्यू 15 करोड़ है, लेकिन उसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड ए पेटेंट ओन्ड बाई एबीआर लिमिटेड फॉर एन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल इंटरमीडिएट ड्रग दैट हैज ए रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 ईयर। देखिए बात सुनिए ध्यान से, के ने क्या किया, एबीआर के शेयर एक्वायर कर लिया। ठीक है, 35 करोड़ की पीसी पे कर दी, बिल्कुल ठीक है, और 15 करोड़ की उसकी आइडेंटिफाइबल नेट असेट कंसिडर की, लेकिन उसमें ना कुछ असेट इंक्लूड नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड। असेट हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये तीन चीजें उसमें इंक्लूड नहीं है। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं है, ए पेटेंट ओन्ड बाई एबीआर लिमिटेड फॉर एन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल इंटरमीडिएट ड्रग दैट हैज ए रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 ईयर। ठीक है, a consultant has estimated the value of this patent to be 10 crore on the date of acquisition। सर उसकी वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ है। ठीक जी सर, however the outcome of clinical trial for the same was awaited, same are awaited। ठीक है, अभी उसकी ना क्लिनिकल ट्रायल का आउटकम पेंडिंग है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल उसकी पेंडिंग है। ठीक, इफ द ट्रायल आर सक्सेसफुल द वैल्यू ऑफ द ड्रग वुड फैच द एस्टिमेट रुपीज 15 करोड़। देखिए सर ट्रायल कब होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, तो अगर वो सक्सेस होता है तो सर ये जो वैल्यू है वो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद होगी। इसका मतलब सर हमें क्या करना है, 10 करोड़ वैल्यू ही कंसिडर करनी है। ठीक, तो पेटेंट 10 करोड़ से बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब ऐसे बोलूंगा, पेटेंट की फेयर वैल्यू 10 करोड़ से रिकॉर्ड कर लेंगे और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 10 करोड़ से बढ़ जाएगी। ठीक, ABR Limited has developed and patented a new drug which has been approved for clinical use। ठीक है, cost of developing the ड्रग वाज रुपीज 12 करोड़। हमें तो सर क्या करना था, फेयर वैल्यू कंसिडर करनी होती। ठीक, बेस्ड ऑन अर्ली असेसमेंट ऑफ इट्स सेल सक्सेस द वैल्यूअर हैज एस्टिमेट इट्स मार्केट वैल्यू कितने से, 20 करोड़ से। तो पेटेंट फिर से 20 करोड़ से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये अनदर पेटेंट आ गया। ठीक, एबीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैव रिसीव्ड ए फेवरेबल इंस्पेक्शन बाय ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की साइड से एक फेवरेबल इंस्पेक्शन आया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेके। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द कंपनी हैज बीन ग्रांटेड एन एक्सक्लूसिव 5-year लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट ए न्यू वैक्सीन। ठीक है, वो क्या लिखता है देखिए, इसकी वजह से कंपनी को ग्रांट किया गया है एक 5 year का लाइसेंस, एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, किस बात का, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ न्यू वैक्सीन। ठीक है, ऑल्दो द लाइसेंस हैज नो डायरेक्ट कॉस्ट टू द कंपनी, its director believe that obtaining the license is a valuable asset which assure guaranteed sale and the value of the same estimate at rupees 10 करोड़। तो हम लोग क्या करेंगे सर, लाइसेंस को 10 करोड़ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर ये आपको एज ए ग्रांट मिला है। ठीक, तो अगर ग्रांट के साथ हमें कोई कंडीशन फुलफिल करनी होती तो हम क्या करेंगे, इसे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे साथ में। लेकिन क्वेश्चन है सर ऐसे कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है कि आपको कंडीशन पूरी करनी, तो हम लोग क्या करेंगे सर कोई लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये मानते हुए कि कोई कंडीशन आपने पूरी नहीं करनी। ठीक, चलिए तो आइडेंटिफाइबल नेट असेट कितने से आ जाएगी सर, 55 से, और 20 करोड़ का सर आपका क्या आएगा, गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। ठीक, KK Limited has requested you to suggest the accounting treatment of the above transaction under applicable Ind AS। तो सर इसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक, चलिए
क्वेश्चन 12 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और कई सारे कॉन्सेप्ट को ये रिवाइज भी करा देगा आपके। ठीक, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। H Limited acquired equity share of H Limited, a listed company, into tranches as mentioned in the table below. 1 नवंबर को सर उसने 15% शेयर एक्वायर किए और 1 जनवरी को 45% शेयर एक्वायर किए। तो सर यहाँ पे उसके पास क्या आ गया, डेट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, कंट्रोल आ गया। ठीक, द शेयर वर परचेज्ड बेस्ड ऑन द कोटेड प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द रेलिवेंट डेट। ठीक है, both the above mentioned company have rupee as their functional currency. Consequently, H Limited acquired control over H Limited on 1st January X7. Following is the balance sheet of H Limited as on that date. सर ये बैलेंस शीट दे दी H Limited की on the date of acquisition. कैरिंग वैल्यू आ गया, फेयर वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अदर इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ H Limited एज ऑन 1st January X7. देखिए सर, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हम लोग क्या करते हैं सर, पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, एनसीआई का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और जो एक्वायरी कंपनी है उसकी असेट और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं विद सम एक्सेप्शन। ठीक, चलिए एग्जाम के अंदर सर अगर टैक्स का रेट दे रखा है तो डेफर्ड टैक्स भी उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं उन फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 1st January X7. लो सूट फाइल्ड बाय ए कस्टमर फॉर ए क्लेम ऑफ ₹2 crore और उसकी फेयर वैल्यू सर 0.5 है। It is not probable that an outflow of resources embedding economic benefit will be required to settle the claim. Any amount which would be paid in respect of the lawsuit will be tax deductible. मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना सर। देखिए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को भी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है जी सर, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की रेट नहीं पड़ेगी। तो 0.5 से सर आप क्या करेंगे, इसे एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अच्छा सेकंड थिंग वो ये कह रहा है सर ये अमाउंट आपका आगे चल के क्या डिडक्टेबल है, तो सर ये डेफर्ड टैक्स के लिए भी रेलिवेंट रहेगा। ठीक जी सर, इनकम टैक्स डिमांड ऑफ ₹7 crore रेज्ड बाय टैक्स अथॉरिटी एच लिमिटेड हैज चैलेंज द डिमांड इन द कोर्ट। ठीक है, 2 crore सर उसकी फेयर वैल्यू है और इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। तो हम क्या करेंगे सर, इस 2 crore को भी रिकॉर्ड कर लेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, लेकिन सर क्योंकि ये इनकम टैक्स का आपका डिमांड के रिगार्ड में, तो इसके ऊपर से डेफर्ड टैक्स वगैरह नहीं बनेगा और क्वेश्चन ने कुछ बोल भी नहीं रखा। ठीक, तो इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स यहाँ पे नहीं बनेगा। इन रिलेशन टू दी अबव मेंशन्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, H Limited has given an indemnification undertaking to H Limited up to a maximum of ₹1 crore. ₹1 crore represent the acquisition date fair value of the indemnification undertaking. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इनके अगेंस्ट 1 crore की हमें क्या मिली है, इंडेमनिफिकेशन मिली है असेट की, तो हम 1 crore से असेट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, हाँ अगर लायबिलिटी का अमाउंट कम होता तो टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी अमाउंट रिकॉर्ड करते। ठीक, एनी अमाउंट विच वुड बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव अंडरटेकिंग शैल नॉट बी टैक्सेबल। ओके, तो सर इट मीन्स क्या, डेफर्ड टैक्स के लिए रेलिवेंट ये नहीं है। ठीक, द टैक्स बेस ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एच लिमिटेड इज इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कैरिंग वैल्यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन इट्स बैलेंस शीट। वो ये कह रहा है कि जो ये कैरिंग अमाउंट है ना, यही आपका टैक्स बेस है। हम वो वैसे भी एग्जाम के लिए मान के चलते हैं कि अगर क्वेश्चन ने हमें टैक्स बेस ऑफ असेट और लायबिलिटी नहीं दे रखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस मान लेते हैं और उसके साथ कंपैरिजन सर फेयर वैल्यू का करते हैं डेफर्ड टैक्स के लिए। ठीक, इन कंसिडरेशन ऑफ द एडिशनल स्टेक परचेज्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1st January X7, it has issued to the selling shareholder of H Limited 1 equity share of H Limited for every 2 share held in H Limited. ठीक है, fair value of equity share of H Limited as on 1st January X7 is ₹10,000 per share. आइए बात समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन है और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होगी साहब उसको हम क्या करें, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो जब हम पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए जो एस लिमिटेड है उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है सर, रुपीज इन करोड़ में 12 crore है और एक शेयर की फेस वैल्यू आपकी 100 है, तो 0.12 crore नंबर ऑफ शेयर है। ओके, 0.12 crore नंबर ऑफ शेयर है। हमने यहाँ पे कितने शेयर एक्वायर किए हैं, 45%। कितने शेयर एक्वायर किए, 45%। तो हम क्या करेंगे,
45% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो वो नंबर ऑफ शेयर है जो हमने एस के शेयर होल्डर से एक्वायर किए, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इनको सेटल कैसे किया। वो कहता साहब हमने अपना क्या किया, एक शेयर इशू किया जिसके पास 2 शेयर थे, ओके, एक शेयर इशू कर दिया 2 शेयर के बदले में, और एक शेयर 10,000 का, ठीक है जी सर। तो 0.12 इंटू 45% डिवाइड बाई 2 इंटू आएगा आपका 10,000, 270 करोड़ आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, on 1st January X7, H Limited has paid rupees 50 crore in cash to the selling shareholder of H Limited. ओके, 50 करोड़ सर क्या किया उन्होंने, कैश पे कर दिया। तो कैश पेमेंट कितने से आएगा, 50 करोड़ से, ठीक जी सर। आगे देखिए, एडिशनली ऑन 31 मार्च X9, ये सर आपने शेयर एक्वायर किए हैं 1 जनवरी X7 को, तो 2 ईयर प्लस 3 मंथ के बाद H Limited will pay rupees 30 crore to the selling shareholder of H Limited if the return of the equity of H Limited for the year ended 31st March 9 is more than 25% per annum. ओके सर, फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। देखिए आगे क्या लिखता है, H Limited has estimate the fair value of this obligation as on 1st January X7 and 31st March X7 एज रुपीज 22 करोड़ एंड 23 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 22 करोड़ यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बाकी सर चेंज आपका जो भी होगा वो आपका सर पेनल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज ए लाइबिलिटी क्लासीफाई हो रही है ना, क्योंकि आप कैश में पे करने वाले हैं, ठीक। द चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द चेंज इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आफ्टर द एक्विजिशन डेट। वो यहाँ पे इसलिए बता रहा है कि अगर मान लो ये एरर या ओमिशन की वजह से चेंज होता तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ता, ठीक है। कोटेड प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन वेरियस डेट इज एज फॉलो। सर एस के शेयर की वैल्यू दे रखी है, एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे। ये तो अपना पीसी का अमाउंट हो गया, 270 प्लस 50 प्लस 22, 342 सर पीसी का अमाउंट हो गया जी सर। अब सर 15% शेयर अपने पास पहले से थे जी सर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एस लिमिटेड के शेयर की 395 है ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आ गया। $7.11 प्लस 349.11, ठीक है जी सर। आगे देखिए, ऑन 31st May X7, H Limited learned that certain customer relationship exist as on 1st January X7। प्लीज ध्यान देना, 31 मई को सर उसे पता लगा कि कुछ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप थी, ठीक है, और एज ऑन 1st January X7 और विच मेट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो इसका मतलब सर अगर वहां पे फैक्ट अवेलेबल थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। वर नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 7। द फेयर वैल्यू ऑफ सच कस्टमर रिलेशनशिप एज ऑन 1st January 7 वाज रुपीज 3.5 करोड़। सर देखिए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो एस लिमिटेड है, ठीक है, उसकी कस्टमर रिलेशनशिप की एक असेट बनती है जिसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 की फेयर वैल्यू के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट ले लेंगे, ठीक है। एक चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर अपनी एनसीआई नेट असेट के प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो सर फिर हम क्या करेंगे, इसका एक इंपैक्ट सर एनसीआई में जाएगा और एक इंपैक्ट सर आपका गुडविल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट गुडविल कैलकुलेट होगी, ठीक। चलिए, On 31st May X7 itself, H Limited further learned that due to additional customer relationship। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे एडिशनल फैक्ट आ गया। अगर एडिशनल फैक्ट है तो इसका इंपैक्ट सर हम प्रोस्पेक्टिव बेस पे फिर लेंगे, ठीक। Being developed during the period 1st January X7 to 31st March X7, the fair value of such customer relationship has increased to 4 crore as on 31st March X7। तो सर ये पोस्ट एक्विजिशन इंपैक्ट आएगा, इसका डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव 3.5 करोड़ की असेट रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। ऑन 31st December X7, अभी आपका मेजरमेंट पीरियड 1 ईयर है, वहीं तक की बात हो रही है। H Limited has established that it has obtained all the information necessary for the accounting of the business combination and
दैट मोर इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेनेबल, ठीक है। एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टी एंड फॉलो इन डेज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनकम टैक्स का रेट सर 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर डिटेल्ड रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग along with reasoning and computation. No, stick. What should be the goodwill? What should be the goodwill or bargain purchase gain to be recognized by H Limited in its financial statement for the year ended 31st March X7? For this purpose, measure NCI using proportionate share of the fair value of the identifiable net asset. ये देखिए सर, ये जो हमें गलती मिली है ना, ये हमें कब मिली? जाके मई में जाके मिली है, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे तो इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, बल्कि बाद में इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हम लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है इन एस लिमिटेड उसको फिर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये टोटल अमाउंट आ गया, ठीक। इसके बाद सर हमें क्या करना है? एनसीआई कंसिडर करना है, किस पे? एट प्रोपोर्शनेट बेस पे। प्रोपोर्शनेट बेस पे एनसीआई कब आएगा सर? जब हम आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू निकालेंगे, ठीक। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की सर यहाँ पे अगर मैं फेयर वैल्यू की बात करूँ तो ये असेट और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू दे दी है, इसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं है। कौन कौन सा? एक तो सर आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का अमाउंट आएगा 2.5 से, जो कंफर्म लायबिलिटी हो जाएगी, तो मैं 2.5 यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड सर आपका इंडेमनिफिकेशन असेट आएगी, इंडेमनिफिकेशन असेट आ जाएगी 1 करोड़ से, इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सर और भी चीज़ें हैं जो मेरे को अभी डिस्कस करनी है। क्या क्या डिस्कस करना? देखिए, सबसे पहले सर यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये सारी फेयर वैल्यू है, हमने फेयर वैल्यू में सर इसको भी रिकॉर्ड कर लिया और इसको भी रिकॉर्ड कर लिया, और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक्सेप्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द असेट और लायबिलिटी आपके कैरिंग अमाउंट से कुछ अलग आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। आइए सबसे पहले क्या करते हैं? डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पीपीई की अगर बात करें तो आप क्या करेंगे सर? सर ये कैरिंग वैल्यू है, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और 50 करोड़ का जो डिफरेंस है सर, वो आपका आ जाएगा डेफर्ड टैक्स के लिए। अब ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। देखिए मैं बोलूँगा फ्यूचर में 90 करोड़ का एक्सपेंडिचर क्लेम करके दे दो, इनकम टैक्स वाले 40 करोड़ का खर्चा अलाउ करेंगे, तो 50 करोड़ वो डिसअलाउ कर देंगे, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और ब्रैकेट में लिख देते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है। चलिए, इंटेंजिबल एसेट सर आपका 10 करोड़ का इम्पैक्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट में सर 250 करोड़ का इम्पैक्ट आ गया, और ये तीनों ही टैक्सेबल हैं, ठीक है। इन्वेंट्री सर आपकी सेम अमाउंट से, ट्रेड रिसीवेबल सेम अमाउंट से, कैश हेल्ड इन फंक्शनल करेंसी सेम अमाउंट से, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल सर हम लोग क्या करते हैं? एज पर इंडेस 105 जो वैल्यू होती है उसे कंसीडर करते हैं। तो मैं क्या करूंगा सर? यहाँ पे एक्सेप्शन के तहत सर इसे कंसीडर करूंगा, और यहाँ पे मैं कोई भी चेंज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक जी सर। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बोरोइंग में कोई चेंज नहीं है, ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजन फॉर वारंटी में कोई चेंज नहीं है, करंट टैक्स लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है सर। एक सेकंड, इंडेमनिफिकेशन असेट में सर 1 करोड़ का चेंज है, लेकिन वो टैक्स में सर रेलिवेंट नहीं है, टैक्स के लिए, डेफर्ड टैक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 2.5 करोड़ की, लेकिन टैक्स के लिए सर कितनी रेलिवेंट है? 0.5 है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए 0.5, ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा, ठीक। क्योंकि आगे चल के सर अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स में सर इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, हम रिवर्स करेंगे, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा। अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूँ, जैसे मैंने आपको बता रखा ना कि हम लोग क्या करते हैं, आज के सेट फ्यूचर का खर्चा, ऐसे हम लोग ना अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, ठीक है, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हम बोलते हैं आज की लायबिलिटी फ्यूचर की इनकम, तो मैं इनकम बोलूंगा, इनकम टैक्स वाले इनकम से मना करेंगे, तो सर मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो नेट टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने से? आपका 50 प्लस 10 प्लस 250 माइनस सर आपका 309.5 है, और अगर मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करूं तो इंटू 30%, 92.85 से सर DTL आ जाएगा, तो मैं 92.85 से यहाँ पे DTL और रिकॉर्ड कर लूँगा। तो नेट आइडेंटिफिएबल असेट कितने से आएगी अपनी? 90 प्लस 30 प्लस 350 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1
-20, -28, -3, -4, -2.5, -92.85। ये आ गया अपना सर। एक बार वो चेक कर लेना कि हमने असेट ले ली थी ना, इंडिविनिफिकेशन असेट बिल्कुल ले ली थी सर। और नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल सर, ये आपका एज पर इंड AS 105 ही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो 368.65 आ गया। आइए NCI आएगा 368.65 का 40%, 147.46, ठीक है जी सर। 36, एक सेकेंड, 368.65, ठीक। 349.11 माइनस 368.65 सर 127.92 से अपनी गुडविल आ जाएगी, ठीक। एक बार मैं इसको क्रॉस टैली करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 127.92 से, ठीक है। ये लो जी, बाकी सारी कैलकुलेशन भी चेक करनी हो तो ये नेट असेट आ गई, ठीक है। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई, ये आपका इंडेमनिफाइड असेट आ गया, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का अमाउंट आ गया, ये डेफर्ड टैक्स का अमाउंट आ गया, ठीक है। ये नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल सर एज पर इंड AS 105, इसका अमाउंट आ गया क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, ठीक। आगे बढ़े जी सर। सेकंड रिक्वायरमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या है। विल द अमाउंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, गुडविल और बार्गेन परचेज सो रिकॉग्नाइज्ड इन ए अबव चेंज सब्सिक्वेंट टू 31 मार्च X7 इफ यस प्रोवाइड जर्नल एंट्री। देखिए सर, आपने क्या करना है सर, एक असेट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप असेट आपके पास फैक्ट थे बट आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक। लेकिन कितने रिकॉर्ड करेंगे सर, जो उस दिन के फैक्ट के हिसाब से वैल्यू है, दैट इज सर आपका 3.5 करोड़ वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप असेट अकाउंट डेबिट 3.5 करोड़ से टू सर आपका आ जाएगा NCI, क्योंकि 40% सर इसका NCI में चला जाएगा, और सर 60% 2.1 आपका गुडविल में आ जाएगा, टू गुडविल कम हो जाएगी। आगे देखिए, what should be the accounting treatment of the contingent consideration as on 31 March X7। contingent consideration की जो फेयर वैल्यू थी ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन 22 करोड़ थी, क्लोजिंग डेट पे सर 23 करोड़ है, तो 1 करोड़ से सर अपना अमाउंट बढ़ गया है, तो हम P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 13 की मैंने अलग से वीडियो आपको शेयर कर दी थी, और इसी के साथ इंड AS 103 के हमारे सारे TY के खत्म होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को प्राउड फील कराना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और इस बार एग्जाम पर